नमस्कार, मैं हूं बनारस में और आप देख रहे हैं दोहरी टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय। आज हमारा पहला शो कौन होगा भारत का अगला प्रधानमंत्री में मेरे साथ में आज बनारस के कुछ युवा वर्ग मौजूद है जो आज तैयारी कर रहे हैं। इनसे हम जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो पिछला 10 साल रहा वो कैसा रहा है और आने वाले वक्त में ये किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। कई सारे मुद्दे होंगे, उसमें भी हमारी चर्चा होगी और ये सांसद के रूप में ये बनारस में किस तरीके का कार्य कर रहे हैं उस पर भी हमारी चर्चा होगी। आइए हम एक एक लोग से बात करते हैं और जानते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में और आने वाला 2024 चुनाव किसके रूप में होना चाहिए। सबसे पहले हमारे साथ एक युवा जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? विपिन गुप्ता। विपिन, 2024 इलेक्शन बहुत नज़दीक है जी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अपने 10 साल पूरे कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? उनका 10 साल कैसा है? मेरा मानना है कि अब प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल जैसे कि 10 साल पूरा हो चुका है, तो किसी भी पार्टी का लगातार ज़्यादा दिन तक बना रहना देश के लिए मतलब अच्छा एक संकेत नहीं है। तो सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए। मोदी जी के कार्य मतलब अच्छे भी हैं, बहुत सारे कार्य उनके अच्छे हैं, लेकिन जनता अभी जैसे जैसे नज़दीक आ रही है चुनाव, उनसे असंतुष्ट दिख रही है और जो इंडिया गठबंधन है उसके तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोज़गार का। रोज़गार ना मिलने से अभी जो युवा वर्ग है बहुत ज़्यादा वो खफा है उस मोदी जी से। तो मेन मुद्दा यही है अभी युवाओं। अच्छा, देखा जाए आपने बोला कि इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें कोई चेहरा दिख नहीं रहा है कि कौन होगा प्रधानमंत्री। लोग इसको तलाश कर रहे हैं। चेहरा दिख नहीं रहा, लेकिन तो मतलब छिपे रूप से राहुल गांधी आगे आएंगे लास्ट में, यही होगा। देखिएगा, मेन यही है उसमें। 10 साल जो मोदी के रहे हैं वो किस तरीके के रहे हैं? आपको लगता है कि अगर 10 में से अगर आपको नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे? 10 में से अगर जैसे कि इनको ओवरऑल एक दो तरीके से देखा जा सकता है कि वो एक ओवरऑल जो काम किए उसमें से तो आपको 6-7 दे सकते हैं, और बाकी हर पर्टिकुलर एरिया में है, एरिया वाइज इनका मतलब नंबर जो डिसाइड हो सकता है। जैसे मान लीजिए अब महिलाओं के उत्थान की ये बात करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम की चला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना हो गया, उसमें केवल फीमेल के नाम से ही गैस कनेक्शन दे रहे हैं। ये सब काम थोड़ा अच्छा हुआ है। और अलग अलग फील्ड में जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा हुआ। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुले हैं। हमारे गोरखपुर में ही अभी देख लीजिए एक आयुष विश्वविद्यालय खुला है, जो अपने तरह से एक अपने रूप में एक मतलब अद्भुत एक प्रयास है। अब कुछ ही दिन में वो काम करने लगेगा और एम्स वगैरह भी खुल गया है, तो पूर्वांचल के लोकल लोगों के लिए एक अच्छा माहौल दे रहा है हॉस्पिटल। यानी आप उनको 6 या 7 नंबर देने की? हाँ बिल्कुल, 6-7 नंबर अच्छा होता है जी ठीक। तो आइए और लोग हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या रिव्यू है और वो कैसे देखते हैं आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री को। क्या नाम है आपका? सुमन आनंद। सबसे पहले हमें बताएं, प्रधानमंत्री के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, कैसा रहा उनका कार्यकाल? आज तक आज़ाद भारत के बाद किसी भी प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल रहा है उन सब में सबसे वाहियात कार्यकाल इनका रहा है। क्यों? आप जैसा कि विपिन भाई बात कर रहे थे, सॉरी मतलब जो भी है भाई बात कर रहे थे महिला उत्थान की, तो हुआ ना महिला उत्थान। महिला पहलवानों का उत्थान हुआ, हाथरस की बेटियों का हुआ, कुलदीप सेंगर किए, ब्रिजभूषण किए, तो और इनके तमाम बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, सांसद हैं जो महिला उत्थान के नाम पर लगातार जो बेटी बहुओं का शोषण हुआ। बात कर रहे थे उज्ज्वला गैस योजना की। जाइए गाँव में और पता कीजिए कि गैस कनेक्शन तो हुआ उनका, लेकिन पहले सिलेंडर के बाद दूसरा सिलेंडर 1200 का मिलने लगा। अब बताइए कि अब पहला सिलेंडर आप दे दिए, उसके बाद दूसरा सिलेंडर जो कांग्रेस सब्सिडी पे देती थी 500 में, आप उसमें भी सब्सिडी मिलता था, आप उसको 1200 दे रहे हैं और सब्सिडी का कोई नाम ही नहीं है। तो किए ना आप उत्थान महिला का। तीसरी बात जो आपकी थी कि स्वास्थ्य में सुधार हुआ, PMCH बना, एम्स बना ना दरभंगा एम्स। घूमे? हाँ, घूमे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बस इनका काम यही है, ये दरभंगा एम्स के नाम पे वही खेत वही चीज़ें, और लोगों के सामने ये जाके एक परसेप्शन बनाते हैं कि
भाई सोचिए वैसा प्रधानमंत्री, उतना आप कहते हैं कार्यकाल कैसे इसका बुरा रहा, इतना झूठा प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिला था जो इस बार मिला। एक प्रधानमंत्री और एक गृह मंत्री अपने स्टेज से बोलता है कि हम दरभंगा में एम्स बनाए और एम्स के नाम पे एक ईंट नहीं है। आप स्वास्थ्य सुधार किए ना, यही सुधार किए। आप शिक्षा की बात आते हैं तो शिक्षा को इतनी महंगी कर दी है ना साहब आप, कि एक गरीब का बेटा पढ़ने के लिए उसके पास जो बचा खुचा उसकी पपौती संपत्ति होगी वो बेचनी पड़ेगी, और उसमें भी वो सिर्फ ग्रेजुएट हो पाएगा, मास्टर्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, हम और आप जो इस इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से जो शिक्षा ले रहे हैं, अगर आगामी इनकी सरकारें बन जाती है तो और हमारे और आपके जैसे घर के बच्चों को यहाँ तक पहुँचने के लिए सोचना पड़ेगा। ये कांग्रेस की देन थी कि हम और आप अभी भी यहाँ तक पहुँचे हैं। ये 10 साल में बेच रहे हैं, इनके बेचते बेचते भी हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन आगामी अगर इनकी सरकारें बनती है तो भाई हमारे और आपके घर के जैसे के हमारे और आपके जैसे घर के बच्चे कभी नहीं पहुँच पाएंगे मास्टर्स तक, ये याद रखिए। क्या इनको टक्कर देने के लिए जो अपोजिट में इंडिया अलायंस है उसमें कोई चेहरा दिख रहा है? देखिए, सबसे पहली बात कि इनको टक्कर देने के लिए कोई पार्टी इस बार नहीं आ रही है, इनको जनता आ रही है। और नहीं अगर विश्वास है तो आप पिछले चुनावों का फल देखते जाइए, और जो 5 राज्य में चुनाव हो रहा है उसका परिणाम देखते जाइए। और दूसरी तरफ आप अगर गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो ये हमेशा से अपने विचारों पे कायम रही है। इनका जो विचार होता है जनहित का सेवा, ये लगातार वो करते रहे हैं। ये जब सत्ता से बाहर भी गए तो लगातार आप राहुल गांधी को देख लीजिए, मणिपुर जाएं, मणिपुर की घटना पे सोचिए कि प्रधानमंत्री एक आवाज़ नहीं निकालते हैं, वहाँ राहुल गांधी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश देश को जा रहा है कि वो जनहित में लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के सवाल को उठा रहे हैं। नहीं, आपने जैसे बोला कि इनके राज्य में कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ, आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है, तो वहीं राजस्थान में भी हम जाएं तो राजस्थान में भी कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है। बिल्कुल। अब राजस्थान के जस्ट हाल ही के कुछ एक घटना की मैं आपको बात बता दूं। एक आदिवासी के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार हुआ था, उनके ऊपर पेशाब वगैरह करके उनको पीटा गया था। हम एक्चुअली अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो आपका सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कृत्य जो व्यक्ति किया था, वो जो छात्र संगठन अपने आप को कहते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये सब जानते हैं, भले वो बोलते ना हो लेकिन ये सभी जानते हैं कि वो भाजपा की छात्र विंग है। ठीक है, और उसी का एक कार्यकर्ता ये काम किया था। भाई सरकारें हमारी है, कांग्रेस की है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम पाप नहीं कर सकते। तुम तो पाप किए ही, लेकिन उसकी सज़ा बखूबी इन्हें मिली, पूर्ण रूप से मिली, उसमें कोई दुहराई कहीं नहीं है। और ये इनके छात्र विंग में ही नहीं, इनके पार्टी के लोग तो ये काम करते हैं, बृजभूषण, कुलदीप शंकर, सबको तो देख ही रहे हैं। इनके जो छात्र विंग भी जो है वो एकदम गुंडों की पार्टी है। जैसे देख लीजिए गोरखपुर वाला मामला कुछ दिन पहले देखे होंगे, वीसी को पीट दिया गया। कुछ दिन पहले बीएचयू में एक डीन को मारा गया सुबह। ठीक है, उसमें वो लड़का अच्छा परिषद का लड़का यही लंका पे कई दिन प्रोटेस्ट पे बैठा, उसका फोटो है, सब कुछ है। तो इनकी तो ये छात्र विंग से लेकर के इनकी मेन पार्टी तक जाइए, ये बस गुंडे ही भरे हैं, इनकी बात ही नहीं करनी है इनसे। क्या लग रहा है जो बातें आप कह रहे हैं ये बातें सभी लोग को पता है? और दूसरी चीज़, जिस तरीके से मोदी सरकार कहती है कि जैसे उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना, उन्होंने बताया कि गैस जो सबको सही टाइम पे मिल रहा है, सबसे बड़ी बात जो 2000 रुपये मिल रहा है, राशन मिल रहा है, तो इसका कुछ फैक्टर आपको नहीं देखने को मिलेगा? यार साहब, आप राशन हमें 5 kg दे रहे हैं और हमारा जो हमें मिलना चाहिए, जो हमारा हक मिलना चाहिए, वो हक ही हमसे छीन ले रहे हैं। विश्व में 2 चीज़ें फ्री होनी चाहिए, विश्व के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, स्वास्थ्य और शिक्षा। आप उन दोनों को कहाँ तक लेके जा रहे हैं? आप आगामी स्वास्थ्य के मामले में देखना है तो आप कि देश के किसी भी एम्स में पहले जाकर के पता करिए, और शिक्षा के मामले में देखना है तो आप किसी भी विश्वविद्यालय में जाकर पता कीजिए। भाई लगातार जिस तरह से फ़ी की बढ़ोतरी हो रही है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि हम लोगों के बीच जो एक समानता लानी थी, गरीब और अमीर की जो खाई मिटानी थी, उसको हम मिटा रहे हैं? क्या आप सच में ये कर पा रहे हैं? अगर आपको लगता है तो आपको आंखों पे पट्टी बंधी है, फिर वही अंधभक्ति वाली पट्टी जो बंधी है, गोबर खा के गौमूत्र पी रहे हैं आप, वही कहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो छात्रों की राय है वो कहीं ना कहीं आपके सामने है, और आप ये समझ सकते हैं कि आने वाला 2024 चुनाव कितना अहम रोल निभाएगा। वैसे आप क्या करते हैं? मैं यही विधि संकाय लॉ फैकल्टी का विद्यार्थी हूँ, विश्वविद्यालय का।
चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे हमारी बातें चलती रहेंगी, इनसे बात करेंगे सभी से, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा, आप भी विपक्ष वाले हैं। चलिए, तीनों ने अपनी बातें रखी। इसी बीच हमारे साथ एक और युवा हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। इन्हीं पे फोकस करिए। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम शनि उपाध्याय है। मैं परास्नातक समाजशास्त्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हूँ। जैसा कि विपिन जी और बड़े भाई साहब, विपिन जी के कुछ बातों से मैं संतुष्ट हूँ, बड़े भाई साहब के बातों से मैं पूरी तरह से असंतुष्ट हूँ। क्योंकि विकास का मुद्दा जो मतलब विकास की बात जो चल रही है, इसमें आज के समय में कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां विकास नहीं हो रहा। और महिला उत्थान की बात आप कर रहे हैं, महिला उत्थान का सबसे बड़ा उदाहरण वुमेन रिजर्वेशन बिल है, जो महिलाओं ने इतिहास में जो लड़ाई चल रही थी उसको जीत लिया है। तो उससे बड़ा महिला उत्थान का उदाहरण कौन हो सकता है। और जब आप विकास की बात करते हैं तो आप इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, या रोड्स वगैरह देख लीजिए, कहाँ विकास नहीं हुआ है। अब कौन सा सेक्टर है जहाँ पे आप प्रश्न उठा सकते हैं। और बदलाव की बात आप जब कर रहे हैं तो जनता अभी बदलाव नहीं ला रही है, अभी कोई बदलाव नहीं हो रहा है। 10 साल का इनका परफॉर्मेंस शानदार रहा है। और इंडिया जो बना है, लग रहा है जनता की आवाज़ है, ऐसा कुछ नहीं। बस आप आने वाले चुनाव में इसका परिणाम आप देखेंगे बहुत जल्दी। चलिए, आपने बोला कि हर तरफ कहीं ना कहीं मोदी सरकार अच्छे कार्य कर रही है, लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, उन्होंने बोला दरभंगा में एम्स बन गया है जी। क्या आपको दिख रहा है वहाँ पे कुछ? मैं दरभंगा का नहीं बता सकता, लेकिन अपने वहाँ गोरखपुर का बता सकता हूँ। दरभंगा का उन्होंने नाम लिया था कि वहाँ बन गया है। देख लीजिए गोरखपुर का एम्स कैसा है, क्या है। शायद उतनी शानदार सुविधा कहीं नहीं है। अभी से लोग मरीज दिखा रहे हैं वहाँ पे, जिस हिसाब से चल रहा है। तो मैं गोरखपुर का हूँ, मैं वहाँ की बात बता रहा हूँ आपको, वहाँ किस तरह विकास हो रहा है। गोरखपुर से आप हैं। मैं पूरे यूपी का बता दूँ, मेडिकल कॉलेजों की स्थिति ये है, पहले क्या थी स्थिति और अब क्या है। 32 मेडिकल कॉलेजों का मतलब उद्घाटन माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया है। आप इन पूरे 5 साल का कार्यकाल में आप देख लीजिए, तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही शानदार है। तो आप कहाँ उनको प्रश्न कर रहे हैं, किस मुद्दे पे। और आप शिक्षा की बात कर रहे हैं कि आम व्यक्ति शिक्षा नहीं ले सकता। जिस तरह भारत देश की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, आम व्यक्ति जो है, चाय वाला हो या कोई भी हो, 1000-2000 कमा ले रहा है रोज का, वो बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। एक निकम्मा आदमी ही अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा जो कुछ ना करे और उसको लगे कि सब कुछ सरकार दे दे। आज के समय आप लंका पे ही, मतलब मैं बनारस रहता हूँ, लंका पे ही देखता हूँ, आम जो भुट्टा लगाने वाला, चाय लगाने वाला है, वो 2000 रुपये कमा लेता है। तो आप कैसे वो बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। ये थिंकिंग है, बस अगर वो पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकता है। गाँव की तरफ हम चलते हैं। चलिए, आपने बोला कि 2000 रुपये लोग कमा रहे हैं, गैस सिलेंडर 1200 रुपये हो गया है। गांव में मजदूरी अगर आप मजदूर की देखेंगे तो 300-350 रुपये है। तो कैसे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक 350 रुपये कमाने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को बाहर पढ़ाएगा? हाँ बिल्कुल, महंगाई पे मैं वो पूरी तरह से मतलब संतुष्ट नहीं हूँ। महंगाई है, मतलब ये मुद्दा है देश में, महंगाई तो कुछ हद तक है, पर फिर भी 350-400 कमा ले रहे हैं, वो तो है ही ना, एक तरह से कमाई हो ही रही उनकी, हो रही है। हाँ। तो क्या उससे लग रहा है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं वो? लेकिन प्रयास कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, और भी कार्य कर सकते हैं। वो तो अनस्किल्ड, आप जो बात कर रहे हैं वो अनस्किल्ड मजदूरों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको जाहिर सी बात उनकी सैलरी, उनको पैसा कम मिलेगा। लेकिन अगर वो अपने अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का विचार ले आए तो जाहिर सी बात है। स्किल्ड मजदूरों की जैसे बात, जैसे आपके जैसे युवा, हमारे जैसे युवा कहीं ना कहीं स्नातक के तमाम सारे घूम रहे हैं, लेकिन रोजगार उनके पास गांव में नहीं। उनके लिए क्या ऑप्शन है आपको लग रहा है? तो गांव में स्नातक बच्चों के लिए गांव में रोजगार का कौन सा विषय हो सकता है, आप बताइए। उनको वो तो शहर में जॉब करेंगे ना। शहर में देखे बहुत सारे आज के समय में जिस तरह से इंडस्ट्री बूस्ट हुई है, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं जहाँ रोजगार के वो साधन ना हो, वो संसाधन ना हो। हर जगह रोजगार है आज के समय में, चाहे मेडिकल हो, मेडिकल मतलब कोई भी सेक्टर हो जहाँ पे कहाँ रोजगार है नहीं। जो कोई भी स्किल्ड है वो उसके पास है रोजगार आज समय में। नहीं, आपके अनुसार रोजगार की कमी नहीं है हमारे देश में? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है। कहाँ रोजगार की कमी, आपको कहाँ रोजगार की कमी दिख रही है? कोई भी मेहनत करने वाला व्यक्ति है उसके पास रोजगार के साधन हैं, कहीं ना कहीं हैं। आप देख रहे हैं शहरों में कितने नए नए मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के विचार आ रहे हैं, लोग खोल रहे हैं बहुत सारी दुकानें हर एक सेक्टर में, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, नए नए नाम हो, नए नए ब्रांड हो, वो बन रहे हैं धीरे धीरे। तो वो सब चीज़ें हैं, आप उसको भी तो देखिए।
क्या है, सरकार सभी के हितों के लिए काम कर रही है आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, सभी के हितों के लिए काम कर रही है। अब समाज का कोई भी वर्ग हो, या SC ST जनरल या OBC, सब कोई इस तरह से, मतलब सरकार में अगर देखा जाए तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी OBC समाज से आते हैं। इसके पहले जो राष्ट्रपति रहे वो SC समाज से, अभी जो राष्ट्रपति हैं वो ST। और महिलाओं का उत्थान हुआ, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल आया 33% मिला, चाहे मतलब विधानसभा हो या लोकसभा हो, तो इससे बड़ा विकास कहाँ हो सकता है। इतना अच्छा मतलब उदाहरण है देश स्तर पे या विश्व स्तर पे। लेकिन एक बात जो उन्होंने बोली कि हमारे देश के इतिहास में सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इससे मैं इस बात से मैं पूरी तरह से असंतुष्ट हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने जो भी कहा है आज तक लगभग चीज़ें मतलब सत्य ही हो रही हैं, या उन्होंने कर दिखाया है। या BJP का आप घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, उसमें क्या नहीं हुआ है। दरभंगा के एम्स के बारे में बताइए। उन्होंने बोला था कि वहाँ बन गया है, लेकिन वहाँ जाने के बाद खेत देखने को मिला। मैं मूलतः गोरखपुर से हूँ, तो दरभंगा के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, पर देश स्तर पर क्या राजनीति हो रही है उसके बारे में समझ है। मैं खुद ABVP संगठन से जुड़ा हूँ। आप जुड़े हैं जी। तो क्या लग रहा है कि ये जो संगठन आपका है, प्रधानमंत्री सांसद के रूप में वो है अपने बनारस में किस तरह का कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री के तौर पे बनारस में जो काम हो रहा है शानदार है। क्यों नहीं है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में G20 सम्मेलन की बात हुई, या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बना, जिससे भारत की इकनॉमी क्या मतलब पूरी तरह से बूस्ट ही होगी, इस पूरे पूर्वांचल की इकनॉमी। या आप इसके बगल में गोरखपुर में देख सकते हैं, वहाँ भी स्टेडियम का वही कार्य चल रहा है, उद्घाटन होने वाला। तो ये सब कार्य शानदार है। आप जैसे युवा जो पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या रोजगार सही समय पर मिल पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो कोई भी पढ़ रहा है, जिसके पास भी स्किल है आज के समय में, उसके लिए रोजगार है। भारी जनसंख्या सारे प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती से लेके रेलवे से लेके तमाम सारे शिक्षक भर्ती, ये सब प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। तो ऐसे मुद्दों को, ये सरकार की कमियां हैं, इस पे काम करनी चाहिए। ये तो इससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। सरकार जो एग्ज़ाम कराती है उसको अच्छे से कंडक्ट कराए, इस पे प्रयास करना चाहिए। ये सरकार की कमियां हैं। हर सरकार की कुछ कमियां अच्छाइयाँ होती हैं, तो मैं अगर इस सरकार की बात करूँ तो ज़्यादातर अच्छाइयाँ हैं, कुछ कमियां भी हैं। जैसे आप 10 में से कितने नंबर देंगे आप? मैं 10 में से 9 नंबर दे दूँगा। 9 नंबर बिल्कुल। तो चलिए, कहीं ना कहीं आपको जब बनारस में आएंगे तो अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हमारे साथ एक और युवा हैं, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? शिवम पटेल, मैं बनारस से हूँ। अगर प्रधानमंत्री जी को बनारस के सांसद के तौर पे देखें तो बहुत ही शानदार काम हुआ है। वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, वो चाहे रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में हो, वो चाहे महिलाओं के क्षेत्र में हो, वो चाहे SC ST किसी भी क्षेत्र में हो, बनारस के सांसद के तौर पे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही शानदार काम रहा है। हम पहले बाबतपुर से, हमको लंका आने में 3 घंटे लगते थे, अब बाबतपुर से लंका जाने में 1 घंटे लग रहे हैं। क्या है, काम ही तो है। एक चीज़, जब चुनाव आता है देखा जाता है जो BJP के नेता हैं वो दलितों के घर जाते हैं, खाना खाते हैं, ये दिखावा करते हैं, ये कितना सही आपको लगता है? ऐसे तो अदर पार्टी के नेता भी करते। अखिलेश जी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में जाके बैठ के जो है नीचे भोज किए हैं। तो ये दिखावा करने की ज़रूरत है कि मतलब दलित का ऐसा एक परसेप्शन तैयार किया जाता है कि भाई दलित के यहाँ हम भोजन कर दिए तो हमने बहुत महान काम कर दिया। वो इंसान नहीं है। दलित के यहाँ भोजन करना ये कोई कार्य नहीं है, ये केवल एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है जो सारी पार्टी के नेताएं करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको वास्तव में दलित के यहाँ भोजन करना है तो पहले आप उसके यहाँ भोजन बनवाइए। जब उसके यहाँ भोजन बन जाए तो आप जाके खाइए। आप एक दिन जाते हैं, भोजन कर लेने से दलित उत्थान नहीं हो जाएगा। ये सरासर एकदम गलत है और राजनीतिक प्रोपेगेंडा ये तो एकदम बंद कर देना चाहिए। तो मानते हैं कि ये सरकार में जो दलित समाज है उसका कहीं ना कहीं सही तरीके से विकास नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दलित समाज का भी समान रूप से ही विकास हो रहा है। जिस रूप से बैकवर्ड और जनरल का विकास हो रहा है उसी तरह से SC और ST का भी विकास हो रहा है। वो चाहे उनके आवास सुविधा को लेकर देख लीजिए, आज हर SC ST के पास अपना खुद का घर है। वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही है। उनके खुद का शौचालय है उनके पास। पहले वो खुले में शौच करते थे, वर्तमान समय में शौचालय यूज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक घटना देखने को मिली जहाँ एक आदिवासी के ऊपर एक कहीं BJP के विधायक का प्रतिनिधि उस पर पेशाब कर रहा था। ऐसे कुछ अवांछित तत्व हर राजनीतिक दलों में पाए जाते हैं, वो चाहे BJP हो, वो चाहे कोई खास कार्रवाई नहीं, उसने उसको फिर दबाव बनाया गया। उसने फिर कहा कि ऐसा तो आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, कुछ दिन पहले ममता जी के सरकार में वहाँ भी तो हुआ था।
तो क्या वहाँ बीजेपी की सरकार थी? वहाँ तो बीजेपी नहीं थी ना, वहाँ तो ममता जी की सरकार थी। लेकिन ऐसा वहाँ भी हुआ। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ बीजेपी है वहाँ ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ भी हो रही हैं। तो कुछ अवांछित तत्व तो समाज में है, वो उनको दूर किया जाए तो अच्छी बात है। प्रधानमंत्री को 10 में से अगर नंबर देने हो तो कितने देंगे आप? प्रधानमंत्री जी को विकास के मामले में 10 में नंबर देना हो तो मैं 9 नंबर दूंगा, और रोजगार के मामले में नंबर देना हो तो मैं 3 नंबर दूंगा। रोजगार के मामले में ये तो बोल रहे हैं 3 नंबर देंगे। भाई साहब आप कैसे कर रहे थे, क्या हुआ? अब ये भाई साहब इनका दृष्टिकोण है कि सबको सरकारी गवर्नमेंट जॉब ही मिल जाए, तो उस हिसाब से तो इनको लग रहा है 10 में 3 देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी प्राइवेट रोजगार भी कौन सा दे दिए? कहाँ कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया खोल दिए हैं? किस जगह कितनी कंपनी लग गई? कौन से स्टेट में कंपनी लग गई? बनारस में तो कौन एक को नहीं लगा। कौन से गोरखपुर में एम्स के अलावा और कौन सा कंपनी लग गया? आप पूरे उत्तर प्रदेश में गिन के बता दीजिए कौन कौन से जिले में कितनी कंपनियां लग गई। तो रोजगार के मामले में सबसे घटिया सरकार साबित हुई है। क्या लगता है कि 2024 में प्रधानमंत्री बदलना चाहिए? 2024 में प्रधानमंत्री बदलना चाहिए, लेकिन विपक्ष में भी कोई खास चेहरा नहीं है। राहुल गांधी को ही देख लीजिए, अभी पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, अभी कुछ दिनों पहले ट्रैक्टर पे बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये करने से आप कभी पंचर के दुकान पे बैठ जा रहे हैं, कभी ट्रैक्टर पे, ये करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे। नहीं, ये एक अच्छा विकल्प है प्रधानमंत्री के रूप में। हाँ, कोई अच्छा विकल्प आए। और कौन सा अच्छा विकल्प कोई दिख रहा है आपको? लगता है विपक्ष में फ़िलहाल कोई अच्छा विकल्प नहीं है अरविंद केजरीवाल ना, एकदम बिल्कुल नहीं। अभी कुछ दिनों में वो भी वहाँ फंसे हुए थे शिक्षा व्यवस्था को लेकर और आबकारी विभाग के घोटाले में। चलिए, क्या आप कहना चाहते तो मैं ये कह रहा था, रोजगार के विषय में ये बात कर रहे हैं। गोरखपुर में के बारे में इनको शायद आइडिया नहीं है। गोरखपुर में जालान जैसी कंपनियां, आज गोरखपुर के जो मूल लोग हैं वो, मैं खुद सहजनवा विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, वहां के 90% लोग सहजनवा में ही जॉब करते हैं। गीडा सेक्टर में इतनी सारी कंपनियां, अभी बायोफ्यूल की एथेनॉल बनाने वाली कंपनी खुली है, फिर जालान है। ये सब कंपनियाँ इतनी बड़ी हैं अपने आप में कि पूरे क्षेत्र को समाहित की हुई हैं। आप कैसे कह सकते हैं गोरखपुर में रोजगार? गोरखपुर के आसपास के जो जिले हैं उनके लिए क्या फिर ऑप्शन है? बिल्कुल, सबके लिए ऑप्शन है। गोरखपुर में खुल रहा है तो सबके लिए खुल रहा है। और गोरखपुर में नहीं, उसके बगल में खलीलाबाद है। सारे जगह इंडस्ट्रियल एरिया, एक एरिया है, सब जगह विकास हो रहा है समान रूप से। तो आप देख सकते हैं जौनपुर देख लीजिए, भदोही, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, गाजीपुर, कौन से जिले में इंडस्ट्रियल एरिया खुल गई? हम बनारस की ही बात कर ले, अरे भदोही, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, बनारस। केवल ये गोरखपुर में खुल जाने से विकास नहीं हो जाएगा, न सबको रोजगार मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं गोरखपुर में से अगर आप हैं तो जो इन्होंने बातें कहीं उस पर भी प्रकाश डालिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इन लोग की बातों में कितनी आपको सच्चाई दिख रही है और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में 2024 में कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजीव नयन है। मैं यहीं क्या PHU करते में हैं? परा स्नातक का छात्र हूँ, अर्थशास्त्र विभाग में। 2024 चुनाव नज़दीक है। ऐसे में देखा जाए दोनों तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि जनता हमारे साथ हो और प्रधानमंत्री हम बने। प्रधानमंत्री मोदी जो करंट में हैं उनके लिए आपके बारे में क्या सोचना है? उनके लिए क्या सोच रहे हैं आप? मैं यह सोच रहा हूँ कि भारतीय इतिहास में सबसे झूठा प्रधानमंत्री, सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री कोई हुआ है तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। क्यों ऐसा आपको लगता है? 15 लाख सबसे बड़ा झूठ, 2 करोड़ रोजगार सबसे बड़ा झूठ। अभी महिला आरक्षण मित्र की बात एक साथी ने की थी, तो मैं बताना चाहूँगा, जब महिला आरक्षण भी 2010 में राज्यसभा से पास हो गया और लोकसभा में जब गया था तो यही बीजेपी के वाले लोग विरोध किए थे। आज भी जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है यह एक दिखावा है। यह कब लागू होगा? जब देश की जनगणना होगी। इन्होंने क्यों नहीं करवाया अभी तक जनगणना? कुल मिला के पूरे देश को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। और यह लागू भी होगा तो परिसीमन के बाद लागू होगा, यानी 2029 में लागू होगा या 2034 में लागू होगा। तो इसीलिए मैं कहा भारतीय इतिहास का सबसे झूठा प्रधानमंत्री। अभी आपके साथी मित्र ने बोला कि गोरखपुर में इतने सारे विकास हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। अरे विकास तो होगा, हमारे घर तो नहीं पहुंचा। मैं था कि नहीं, हमारे मोहल्ले में नहीं पहुंचा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं पहुंचा, हमारे स्टेट में नहीं पहुंचा। मैं झारखंड से आता हूं मूलतः। मैंने देखा है ना क्या विकास हुआ है। एक इवेंट कराने में 250 से 500 रुपए की चाय बांटी जाती है। हाईवे का विकास हुआ, द्वारका हाईवे बना है। अभी 1 किलोमीटर बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं द्वारका हाईवे में। तो विकास तो हुआ है। हमारे यहाँ 1 किलोमीटर का रोड बनाना हो तो कितने पैसे खर्चे होते हैं? 1 किलोमीटर बनाने में द्वारका हाईवे इन्होंने 250 करोड़ रुपए दे दिया। तो भ्रष्टाचार का सारा मतलब सीमाएं तोड़ दी है इन लोगों ने।
जनता के पैसे को बस लूटना है और प्रचार पर खर्चा करना है। अभी रोजगार की बात कर रही थी। आमतौर पर कहा जाता है कि मोदी सरकार को अर्थशास्त्रियों से डर लगता है, डाटा एनालिसिस से डर लगता है, जो डाटा एनालिसिस करते हैं, इसलिए ये सरकार डाटा नहीं देती है। इन्हीं का एक डाटा आया हुआ है 2019 इलेक्शन के जस्ट बाद ये डाटा आया था कि बेरोजगारी का स्तर 45 सालों के रिकॉर्ड स्तर पर है, मतलब 45 सालों से सबसे ऊपर, पिछले 45 सालों पर। तो आप बोल रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं और आप ही बोल रहे हैं कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। सबसे ज़्यादा शिक्षित बेरोजगार कहीं है तो इस देश में है। हम BHU में यहाँ पढ़ते हैं ना, वो भी छात्र, सारे छात्र हमको लग रहा है BHU से जुड़े हुए हैं। कितने फैकल्टी में यहाँ प्लेसमेंट हो रहे हैं, कितने कोर्सेज से प्लेसमेंट हो रहे हैं, और जो स्पेशल कोर्सेज चल रहे हैं जहाँ पे लाखों की फीस ली जाती है बच्चों से, कितनों की इंटर्नशिप लग रही है, कितनों के प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। अभी वोकेशनल वाले बच्चों का इशू उठा था, 60,000 रुपये की फी ली जाती है उनसे, ना उन्हें कहीं इंटर्नशिप पर भेजा जाता है, ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है। और मोदी जी ने ही कहा था कि G20 मतलब एक स्पेशल कोर्स जो है शुरू किया जाए। देख लीजिए अभी स्थिति क्या है। तो ना ये आपको ना शिक्षा देंगे, ना रोजगार देंगे, और यह बोलेंगे भी नहीं कि देश में गरीबी है, क्योंकि अभी ये 80 करोड़ लोगों को ये अनाज बांट रहे हैं 5-5 किलो। इसका मतलब देश में 80 करोड़ गरीबी है। 135 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, तो ये विकास हो रहा है? ये कुल मिला के दिखावा है, ये झूठ का एक चोला है जो सबको ये ओढ़कर अभी तक पहनाए हुए हैं। आपने जो बातें बोली कहीं ना कहीं आपके साथी उसको सुन भी रहे होंगे। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से इंडिया अलायंस की बात हम कर रहे हैं, तो क्या कोई चेहरा दिख रहा है आपको? बहुत सारे चेहरे हैं, और समस्या ये है ना कि ये अभी चेहरे में फंसाना चाह रहे हैं। एक से एक चेहरे हैं हमारे पास। कौन प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? समय आने पर उस चेहरे का भी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। अभी आप जनता से डरिए। आगामी 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में आप हारने वाले हैं, उसके बाद 24 में भी आप हारेंगे। तो जनता इन मुद्दों पे अब नहीं फंसने वाली है। उन्हें यह दिख गया है कि यह झूठी सरकार, या निकम्मी सरकार, या शिक्षा विरोधी सरकार, या महिला विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, रोजगार विरोधी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। अभी बनारस में स्टेडियम बनने वाला है, तो उससे भी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। पिछले 9 वर्षों में क्या काम हुए सबको पता है। बाबतपुर हवाई अड्डे से बनारस आने में आपको 1 घंटे लगते हैं, ठीक है, बहुत लोगों को आज भी 2 घंटे लगते हैं, ये आपको भी पता है। कितनी ट्रैफिक, अभी आप ही बनारस आए होंगे ना, मुझे लग रहा है, मुझे यहाँ आने में इतना रास्ता आप ही ने देखा होगा, एकदम पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, पक्की रोड नहीं है। तो विकास तो हम भी देख रहे हैं बनारस का क्या हो रहा है। आपको अगर नंबर देना हो 10 में से कितने देंगे? एक नंबर दूंगा। 1 नंबर? हाँ, क्योंकि मैं छात्र हूँ ना, मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है। 1 नंबर किस लिए देंगे? क्योंकि 0 नंबर देना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। देश के वो सम्मानीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी गरिमा, उस पद का मैं सम्मान कर रहा हूँ। अभी किसी छात्र मतलब साथी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में अच्छा काम किया है प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने। भारतीय सेना की आप स्ट्रक्चर अभी देख लीजिए, जितने भी हथियार हैं, आप एयरफोर्स से शुरू कीजिए। मिराज फाइटर जेट किसके समय आया? कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय। सुखोई फाइटर जेट कब आया? तो कांग्रेस सरकार के समय में। उसके बाद जगुआर कब आया? तो कांग्रेस सरकार के समय में। 10 सालों में बस 36 राफेल आए हैं। 10 सालों में बस सिर्फ 36 राफेल आए हैं। एयरफोर्स बोल रही है कि हमें 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। सरकार अभी तक कोई भी उसमें आगे जो है नहीं कदम बढ़ा रही। इसी तरह आप तमाम नेवी में देख लें, मतलब नौसेना कह रही है हमें विमानवाहक पोत की आवश्यकता है, लेकिन सरकार अभी तक कैबिनेट से उसे मंजूरी नहीं मिली है। आर्मी के लिए जो है कई सारे प्रोक्योरमेंट जो है, तोप से लेकर के कई सारे प्रोक्योरमेंट जो है डिले हो गए हैं। क्यों हो रहे हैं? तो कुल मिला के मतलब ये झूठ का ये चोला जो है उड़ा रही है सभी लोगों को। अच्छा, ये बात मुझे बताइए, ये सरकार में जातीय को लेकर किस तरीके की राजनीति की जाती है? ये सरकार पूरी तरह से जाति की राजनीति पर ही चल रही है, जाति और धर्म की राजनीति पर चल रही है। और झारखंड जाके वहाँ संथालों को नन संथालों से लड़वाती है। वो हरियाणा जाती है, जाटों को नॉन जाटों से लड़वाती है। मराठा जाती है तो जातों को मतलब वहाँ पे मराठा वर्सेस नॉन मराठा करती है। आपने देखा होगा कि अभी मणिपुर में देख लीजिए, कुकई वर्सेस मैतई हो गया। आपको आरक्षण देना था तो आपको दोनों वर्गों से मिलकर बातचीत करनी चाहिए थी। और मोदी जी आज एक शब्द, मजबूरी में 2 शब्द उन्होंने मणिपुर पर कहा है। वह देश विदेश के दौरे कर रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं गए। मणिपुर पर 2 शब्द नहीं बोल रहे हैं। उनकी बीजेपी की विधायक खुद बोल रहे हैं कि सरकार गलती कर रही है, सरकार जो है बातचीत नहीं कर रही है। तो आप जो है देश का एक हिस्सा जल रहा है और आप जो है हंसी ठिठोली कर रहे हैं, तो यह बिल्कुल देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। नहीं, आपको लगता है कि आने वाले समय में बदलाव होगा?
और ऐसा बदलाव होगा ना कि आने वाले 20 सालों में ये फिर दिखेंगे नहीं। चलिए, लगातार हम लोगों से बातें करते रहे हैं, आपने को कुछ कहना, जिस तरीके से उन्होंने एक एक चीज़ें बताई। बिल्कुल, मेरे साथी मित्र जिस हिसाब से मतलब अपनी जानकारी शेयर कर रहे हैं, इनकी दो बातों से मैं पूरी तरह से असंतुष्ट हूं। पहला, इन्होंने डिफेंस को लेकर बात की है। कांग्रेस सरकार में बोफोर्स घोटाला और अगस्टा वेस्टलैंड की भी बात कर लें, उसके साथ जो कुकई मतई की ये बात कर रहे हैं, उस मसले के अब जड़ तक जाएंगे तो उस मसले में बीजेपी नहीं है, हाईकोर्ट है वहाँ की। वहाँ की हाईकोर्ट ने रिकमेंड किया किसको आरक्षण मिलना चाहिए किसको नहीं, तो इसमें बीजेपी का कहाँ कौन सा रोल है। और डिफेंस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के समय में आप डिफेंस देख सकते हैं, नेहरू के समय में भी देख लीजिए कैसा डिफेंस रहा है। देश सब कुछ होते हुए भी देश जो है वीरगति को किस तरह से प्राप्त हुआ। हाँ, देश में सब कुछ था। नहीं, उस समय देख लीजिए कि क्या स्थिति रही। देश में सब कुछ था। तो लगातार, हाँ, अच्छा ये बताइए कि आप 1960 नंगा और भूखा देश मिला था पूरे देश को। अगर क्या कहना फिर से एक कंस्ट्रक्ट, नेहरू को जब देश मिला था तो शायद आप पढ़िए कि नेहरू को एक पूरी तरह से असंसाधन पूर्ण भूखा देश मिला था। ठीक है, नेहरू और कांग्रेस ने इसको सींचा है। कुछ गलतियां रही होंगी, हर सरकार में रहती है तो कुछ गलतियां रहती होंगी, लेकिन कांग्रेस ने इसको सींच कर बड़ा किया है। आप जिस देश के फसल को काट कर बेच रहे हैं ना, कभी इस डिपार्टमेंट को बेच देते हैं, कभी इसको बेच देते हैं, कभी इसको बेच देते हैं, ये कांग्रेस की दी हुई चीजें हैं जिसको आप बपौती समझ के बेच रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डिफेंस की इन्होंने अभी बातें की थी। यह वही देश है जिसने पाकिस्तान को 2 पार्टों में तोड़ दिया था, याद है ना। 90,000 सैनिकों का सरेंडर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सरेंडर करवाया गया था, और कारगिल के युद्ध में आप सीमा पार नहीं कर पाए थे। तो यह तो मैं डिफेंस के मामलों में थोड़ा इंटरेस्ट भी लेता हूं, और मैं आपको बता सकता हूं बकायदा। आप पिछले 10 वर्षों का प्रोक्योरमेंट देख लीजिए, आपने कितना प्रोक्योरमेंट किया है। मैं तो आपको बताया ना कि आप वायुसेना की बात कीजिए, आपने 10 सालों में बस 36 राफेल जेट ला करके दिए हैं, और उनकी पूरी क्षमता है 42 स्क्वाड्रन की, और कितनी स्क्वाड्रन खाली है अभी, वो कब पूरी होगी? 2035 में, 2050 में, या 100 साल बाद? आपने अरुणाचल प्रदेश में चीन हमारे अंदर सीमा के अंदर घुस गया। भाई सुब्रमण्यम स्वामी तो आप ही के पार्टी के नेता है ना, वो क्या बोल रहे हैं कि मोदी जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, मोदी जी डर गए हैं, चीन हमारे भारत की सीमा के अंदर आकर के घुस गया है। नौसेना के मामले में देख लीजिए, आर्मी के मामले, अग्निपथ स्कीम, आपने तो एकदम पूरी व्यवस्था ही चौपट कर दी। वह मतलब युवा जो जाता था वो सेना में भर्ती होने के लिए, उसके सामने अब तो ऑप्शन ही नहीं रहेगा कुछ। 4 साल की आपको नौकरी करनी है, उसके बाद आपको जो है वापस भेज दिया जाएगा। और इसको एक लॉलीपॉप टाइप की समझा दूं कि उन्होंने कहा है कि कुछ डिपार्टमेंट में आपको आरक्षण दिया जाएगा। कुल मिला के यह पूरी तरह से लॉलीपॉप है। ऐसा कुछ 4-5% लोगों के समय पास ही ये होता है। कांग्रेस की बस की बात, बोफोर्स घोटाला, कारगिल के समय सबसे बड़ा हथियार जिन्होंने पाकिस्तान को पीछे ढकेल दिया तो वो बोफोर्स ही था। आपके जितने भी लोगों से आप पता कर लीजिए, सेनाध्यक्षों से पता कर लीजिए, मिलिट्री कमांडरों से पता कर लीजिए, तो यही बोलेंगे हमारे पास बोफोर्स थी, इसीलिए हमने पाकिस्तान को उखाड़ कर फेंक दिया कारगिल की चोटियों से। क्या कर रहे थे आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आप उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं जहां जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश जो है उसको बहुत संवेदनशील इशूज़ लगता था। जहां पे वो जम्मू कश्मीर हो या अरुणाचल हो या लद्दाख हो, रोड बनाने से ये डरते थे। आज यही बीजेपी की सरकार कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में G20 सम्मेलन करवा रही है। चाइना जैसे बहुत बड़े शक्ति के हस्तक्षेप के बावजूद इतना बड़ा कार्य संपन्न हुआ है, तो ये बहुत ही अहम मुद्दा है, इसको भी ध्यान देना चाहिए सबको। बातें ऐसे चलती रहेंगी, लगातार हम लोगों से बात किए। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनता है। क्या जो इनके मुद्दे, जो यहाँ के युवा वर्ग, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जिन्होंने उठाए हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? कमेंट करके बताइएगा। हमारी रिपोर्टिंग लगातार चलती रहेगी और लोगों से हम बात ऐसे ही करते रहेंगे। तमाम सारी खबरों के लिए देखते रहें दोहरी टाइम्स टीवी। मैं हूँ आपके साथ अजय। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।